तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाली एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पंचलाइट कहानी का सारांश तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं। और बात करें इस वीडियो से आपके 5 नंबर, क्योंकि आपको पता है पंचलाइट कहानी जो होती है 5 नंबर पे पूछी जाती है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आप लोग मस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख सकते हो बना बना के अपने शब्दों में, और एग्जामिनर से भी फुल नंबर पा सकते हो। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे सुनने मात्र से ही आपको पूरा याद भी हो जाएगा। ठीक है, मस्त तरीके से सारांश भी आपको बताएंगे पंचलाइट कहानी का और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ सकते हो यहाँ पे हिंदी के पेपर में प्रश्न संख्या 6 पे पूछा जाता है। जैसे पूछा गया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। किसी किसी साल पे आपसे उद्देश्य पूछेगा, कहानी का उद्देश्य लिखो, किसी में पूछेगा कहानी का सारांश लिखो। ठीक है, तो आपको दोनों तैयार रखना है। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने बहादुर कहानी का सारांश तथा बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको करा दिया था। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से आप बहादुर कहानी को पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग और भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वहां पे हमने गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत श्लोक, संस्कृत गद्यांश, आवेदन पत्र, निबंध सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। तो शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी को। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको सेम इसी टाइप से लिखना है। आपको इतना तो पता होगा एग्जाम में आपको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपकी जो स्केल पटरी होती, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको करना क्या है, सबसे पहले इतना तो पता है सब लोग यहाँ पे साइड पे लाइन खींच लोगे। ठीक है, ब्लैक स्केच से खींच लेना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 6, क्योंकि हमने कहा ना प्रश्न संख्या 6 से आपसे पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 6 में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 लगा देना हेडिंग। पहले हम सारांश की बात करेंगे, फिर इसके बाद उद्देश्य भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, इस टाइप से हेडिंग लगा देना, नीचे 2 लाइन इस टाइप से खींच देना। फिर यहाँ पे साइड पे आपको लेखक का नाम लिख देना। लेखक का नाम याद रखो, पंचलाइट कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस टाइप से लेखक का नाम लिख देना फणीश्वर नाथ रेणु। अब इस कहानी का आपको सारांश लिखना है कि इस कहानी में क्या क्या हुआ, इसको आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होगा पंचलाइट कहानी में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले पंचलाइट कहानी में महतो टोली के लोग थे, ठीक है, जिन्होंने पेट्रोमैक्स पंचलाइट को खरीदा था। ठीक है, और उसमें उसी टोली में एक गोधन नाम का लड़का था, एक मुदरी नाम की लड़की थी, जिनके बीच में प्रेम हुआ था। ठीक है, मतलब प्रेम प्रसंग था। और गोधन जो था वो क्या कर रहा था, वो मुदरी नाम की लड़की के घर के सामने से गाना गा के निकलता था, जिसके कारण मुनरी की माँ जो गुलरी काकी, ठीक है, नाम याद रखना, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी। ठीक है, गुलरी काकी मुनरी की माँ का नाम है। तो गुलरी काकी ने पंचो जो वहां के सरपंच थे उनसे शिकायत की थी, जिसके कारण आपके जो पंच थे उन्होंने क्या किया था, गोधन को जाति से निकाल रखा था। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, पेट्रोमैक्स जो पंचलाइट थी, सभी पंच लोग उसे खरीद के लाते हैं, क्योंकि उनके गांव में आज तक पंचलाइट नहीं थी। ठीक है, तो वो खरीद के लाते हैं। खूब मतलब कीर्तन होता है, भजन होता है, खुशियां मनाई जाती है कि पंचलाइट आया, पंचलाइट आया। लेकिन अब बात ये आती है कि उसको जलाएगा कौन, उसको जलाना कोई नहीं जानता था। ठीक है, मुनरी को पता होता है। ठीक है, कहानी यही है पूरी। मुनरी को पता होता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, इसलिए वो किसको बता देती है, पंचों को बता देती है। और पंच क्या करते हैं, अब कोई तो जला नहीं पाता, वही जला पाएगा गोधन, तो उसको वापस जाति में ले लेते हैं। और गोधन जो होता है वो क्या करता है, वो आपका पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, तो यही पूरी कहानी, यही आपको सारांश में लिखना है। तो समझते हैं, देखो हमने लिखा पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी। ठीक है, इस टाइप से कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले कहा पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, देखो सबसे पहले समझते हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, एक टोली है गाँव की जिसे महतो टोली बोला गया। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं वो लोग। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पंचलाइट नहीं देखा था। ठीक है, तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और आपका जो औरतें और मर्द होते हैं वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जो सरदार होता है उस टोली का, जो सरदार होता है, सरपंच होता है, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट उन्होंने कभी नहीं देखा तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। तो उसको उन्होंने अपनी पत्नी से, सरपंच ने क्या कहा, जो उनका
मतलब सरपंच थे या सरदार थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये एक शुभ काम है, पंचलाइट आज हमारे गांव में आ रहा है, तो इसलिए तुम पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। ठीक है, तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह उठती कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। पंचलाइट तो आ गई, लेकिन पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमेक्स पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, इस टोली में, इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है जो मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गा के निकलता है। ठीक है, ये चीज कहा गया। फिर कहा गया इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। इस कारण जो पंच थे उन्होंने गोधन को जाति से निकाल दिया था। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चुपके से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। ठीक है, कि मतलब गोधन पंचलाइट जला सकता था, पूरी टोली में कोई नहीं जला पाता था। ठीक है, तो चुपके से ये बात क्या करती है, किसको पहुंचा देती है, पंचों के पास पहुंचा देती है। ठीक है, तो चुपके से ये बात ये पंचों तक पहुंचा देती है। कौन? मुनरी। मुनरी याद रखना, मुनरी है गोधन की प्रेमिका और गोधन है, और मुनरी की माँ का नाम है गुलरी काकी। ठीक है, तो मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चुपके से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट जला देता है। अब गोधन पंचलाइट जला देता है। मुनरी की माँ जो गुलरी काकी, वो भी खुश होकर गोधन को रात के, यहाँ पे सही से लिख लेना रात के, ठीक है, या शाम के, चलो शाम के लिखा सही तो है। तो देखो मुनरी की माँ खुश होकर गोधन को शाम के, ये शाम है, ठीक है, शाम के भोजन के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। ठीक है, शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती है। पंच भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब तुम्हारा सात खून माफ, मतलब तुम्हारी सारी गलतियां माफ है, अब तुम खूब जाके सलीमा का गाना गाओ, खूब सिनेमा का गाना गाओ, अब हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पंचलाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये कहानी का सारांश है। उद्देश्य में भी देख लेंगे, तो सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छे से आप लोग सारांश को लिख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं सारांश सबको समझ में आया। और एक चीज जान लेना, ये चीज जरूरी है कि आप जितना हमने लिख दिया रट लो, आपको इसे एक दो बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसे अपने भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको रट के नहीं जाना कि एक एक शब्द सोचो कि लिख के ही आना है। ठीक है, ये सब नहीं, आप जो अपनी भाषा बना के लिखोगे वही आपका सही होगा और 5 नंबर आपको एग्जाम में तुरंत देगा। ठीक है, बस इसी तरह से मस्त तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, सारांश समझ गए, इसमें पूरा कहानी बताना था। उद्देश्य में ये बताना है कि जो आपके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये आपको उद्देश्य में बताना है। तो आप बात करते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो आप बात कर लेते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। सारांश जैसे लिखा वैसे उद्देश्य। देखो सारांश पे लिखना होता है कहानी में क्या हुआ, ठीक है, वो चीजें। उद्देश्य में ये लिखना होता है कि लेखक यहाँ पे क्या शिक्षा देना चाहते हैं, लेखक का क्या उद्देश्य था इस कहानी से। ठीक है, तो वो चीज बताना है। तो अगर उद्देश्य या कहानी में, मतलब कहानी का सारांश या कहानी का उद्देश्य एक ही चीज पेपर में आता है, लेकिन आपको पढ़ दोनों लेना है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो सारांश समझ लिया, उद्देश्य देखो। उद्देश्य में भी सेम रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहाँ पे डालना है जब उद्देश्य पूछा जाएगा। यहाँ पे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। अब यहाँ पे लेखक का क्या उद्देश्य है वो हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का मतलब जो गांव का परिवेश है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, इसको अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब गांव के लोग जातियों के आधार पे, जो विभिन्न जातियां होती है इसके आधार पे विभिन्न टोलियों, अलग अलग टोलियों में बढ़ जाते, जैसे महतो टोली अलग थी, इसी टाइप से कई सारी टोलियां थी गांव में। ठीक है, तो गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ठीक है, मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है कि इस कहानी में गांव में बहुत सारी टोली होती है, जिनमें से एक टोली होती है महतो टोली। सभी टोलियों में पेट्रोमेक्स पंचलाइट होता है, लेकिन महतो टोली के पास नहीं होता। जब वो पंचलाइट लाते हैं तो महतो टोली में कोई जलाना नहीं जानता। बाहरी टोलियों के जो जितने टोलियां थी वो जलाना जानते थे, लेकिन महतो टोली में कोई नहीं जानता था, केवल गोधन जानता था। ठीक है, इसलिए गोधन से जलवाया गया था। तो वही चीज कहा गया कि गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना में भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ठीक है, इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया है, ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण
यही इस कहानी का उद्देश्य है, ठीक है। फिर कहा गया इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध कर दिया है, ठीक है, यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो बड़े से बड़े संस्कार को भी ये निषेध और अनावश्यक सिद्ध कर देती। कैसे? देखो यहाँ पे हमने लिखा अर्थात आवश्यकता पड़ने पे बड़े से बड़े दोष हटाए जा सकते हैं। मतलब अगर आवश्यकता आपकी पड़ गई तो आप बड़े से बड़े मतलब दोष को भी भूल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी से आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप उसकी दोष को भूल जाओगे कि आपने उसके साथ मतलब अगर मान लो ये कोई है, अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था लेकिन अगर आपको कहीं उसकी आवश्यकता पड़ गई, बहुत जरूरी काम पड़ गया, तो आप उसके उस दोस्त को भी भूल जाओगे, जैसा गोधन के साथ हुआ। गोधन को जाति से निकाल दिया गया था लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ी, सबको पता चला केवल वही जला सकता है, तो उसके दोस्त को भी बुला दिया गया और उसको जाति में वापस लिया गया और उससे पंचलाइट जलवाया गया। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पे बड़े से बड़े दोस्त को भी बुला दिया जाता है। तो वही चीज कहा गया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती, अर्थात आवश्यकता पड़ने पे बड़े से बड़े दोष हटाए जा सकते हैं। जिस प्रकार गोधन के ऊपर से पंचों ने दोष को भुलाकर उसे वापस जाति में ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पे दोस्त को भुला दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख सकते हो। आगे चाहो तो और भी एक दो लाइनें बना के लिख सकते हो। यही मतलब यही रेणु जी इस कहानी में कहना चाहते हैं, या और एक दो लाइनें जो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। आप लोग कहानी समझ चुके हो, अपने हिसाब से और भी बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस टाइप से पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उद्देश्य में यही बताना लेखक इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। 80 शब्दों में लिखना है, 80, 90 शब्द, 100 शब्द, जितने में आप एक पेज में याद है मस्त तरीके से लिख देना, ठीक है। तो आशा करते हैं आज आपको पंचलाइट कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दोनों समझ में होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। इसी टाइप से मस्त तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।